That's all good, dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is the nucleus. अच्छा बच्चे याद रखिएगा, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बेस पे ना दो टाइप्स सेल की बेस आ जाती हैं. वन इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, अदर इज अ यूकैरियोटिक सेल. अगर मैं इनकी डेफिनेशन बोलूँ ना तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. मैं कहता हूँ, पहले बात कर लेता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल. द सेल विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. और यूकैरियोटिक सेल, द सेल विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल. जब मैं उसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कह रहा हूँ, मुराद उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, अंदर क्रोमैटिन होगा, सारे कंटेंट्स होंगे, तो फिर वो न्यूक्लियस होगा. तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल के लिए होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर न्यूक्लियस हो. एनीवेज, इसको रीड करते हैं, देखते हैं ये क्या है, कैसे है. तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है. जानवर के सेल्स में तो ये दरमियान में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये सेंटर में पाया जाता है. उसकी रीज़न ये है, अच्छा प्लांट सेल में ये सेंटर में नहीं पाया जाता. उसकी रीज़न ये है कि प्लांट सेल में सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. यहाँ पे आप देख लें डायग्राम में, ये देखें, ये एनिमल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. लेकिन अगर आप बात करो यहाँ पे प्लांट सेल में, तो सेंटर में ये लार्ज वैक्यूल है, और इस वजह से न्यूक्लियस इज पुश टुवर्ड्स पेरिफेरी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, साइड की तरफ पुश हो जाता है. एनीवेज, देखते हैं आगे नेक्स्ट. पौधों के बालक सेल, मैच्योर सेल्स के दरमियान एक बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस एक जानब धकेला जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, साइड हो जाता है. न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियस के गिर्द क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हो. दैट इज डिपेंडेंट अपॉन यू. ये एक डबल मेम्ब्रेन है, ये एक डबल मेम्ब्रेन है, इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं. क्लियर. ये भी सेमी परमिएबल है. अच्छा, मैं एक बात बोल दूं आपको, सेल के अंदर जितनी मेम्ब्रेन्स है ना, बेशक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेशक मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, बेशक मेम्ब्रेन ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, बेशक मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेशक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है, सारी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है. क्लियर. इसमें कई छोटे सुराख होते हैं, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. इन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर जेली जैसा मादा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो छोटे अजसाम पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहा जाता है. अच्छा, सिंगुलर बोलूंगा तो न्यूक्लियोलस बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो न्यूक्लियोलाई बोल दूंगा. क्लियर. यहाँ पे राइबोसोम्स तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स तैयार होते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म में ब्रीक धागे जैसा मवाद क्रोमैटिन, मैं आपको शो करता हूँ. दिस इज द क्रोमैटिन, दिस इज द क्रोमैटिन. अच्छा, मैं एक बात बोल दूं, ये स्टेटमेंट मेरी याद रखिएगा. एक साइड पे ये क्रोमोसोम बनाया हुआ है, एक साइड पे क्रोमैटिन बनाया हुआ है. क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है या क्रोमोसोम होता है. मैं एक डेफिनेशन बोलूंगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक पे. ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा, क्रोमैटिन. व्हेन द सेल इज एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज, डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. मैं अब ट्रांसलेट कर देता हूँ. मैं कहता हूँ, जब सेल डिवाइड नहीं ना कर रहा होता, तो जो डीएनए होता है ना, वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है. दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन. उसमें क्या नाम देते हैं, क्रोमैटिन. क्लियर. अब नेक्स्ट हेडिंग दे लीजिएगा, क्रोमोसोम. व्हेन द सेल हैज टू डिवाइड, क्रोमैटिन कंडेंसेस टू अटेन अ रेगुलर शेप दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. और उसी सेल ने जब डिवाइड करना होता है, यही क्रोमैटिन कंडेंस करता है, कंडेंस करके रेगुलर शेप अटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम. इज इट क्लियर. ओके, दिस इज जनरलाइज्ड न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स हैं. दिस इज न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमैटिन कंडेंस करके क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है. और यहाँ पे जो केसेस का क्या उसका मटेरियल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर. अच्छा, अब इसको रीड करते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म में बारीक धागे जैसा मवाद क्रोमैटिन कहलाता है. ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे हम कहते हैं, यानी डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है. दो चीजें होती हैं, डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होती है. जब सेल तकसीम होने के अमल शुरू करता है, तो इसका क्रोमैटिन सुकड़ कर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है. वही बात जो मैंने आप थोड़ी देर पहले बोली है. जब सेल ने डिवाइड करना होगा, क्रोमैटिन कंडेंस करता है, कंडेंस करके रेगुलर शेप अटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम. डीएनए में जीन होते हैं. बेसिकली जीन डीएनए पे मुश्तमिल होता है. जो डीएनए की कंपोजिशन है ना, दैट इज द डीएनए, जो सेल्स की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं. और एक बात याद रखिएगा, हमारे जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हम जितने, हमारी हाइट क्या होगी, हमारा स्किन कलर क्या होगा, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा हेयर कलर क्या होगा, वट एवर, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द जीन. डीएनए खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का भी जिम्मेदार होता है. नेक्स्ट जनरेशन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, दैट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए, और इसलिए दैट इज कॉल्ड एज द हेरेडिटरी मटेरियल. क्लियर.
प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, तो मैंने आपको पहले बोला था प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है लेकिन उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। दिस इज, ये मतलब है वेल डिफाइंड का। क्लियर? एनीवेज, इनके क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में ही डूबा होता है, तो जाहिर बात है जब डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा वो डायरेक्टली सबमर्ज होगा, डायरेक्टली प्रेजेंट होगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज द साइटोस्केलेटन। ये ब्रीक ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स पर मुश्तमिल एक जाल है, इसमें ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, फिलामेंट्स भी होते हैं और एक नेटवर्क लाइक है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीनों मैं आपको शो कर देता हूँ। ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहे होंगे, ये दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स। क्लियर? अब इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स खोखली ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, शो करता हूँ आपको। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, अंदर से क्या से एम्प्टी होती हैं इसलिए खोखली कह रहे हैं उन्हें। और इनकी कंपोजिशन की बात करी जाए, इट इज कंपोज्ड ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर? ये हिस्सा ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर कायम रखता है, सेल की शक्ल बरकरार रखता है और ऑर्गेनेल्स के लिए रास्ता बनाता है, ऑर्गेनेल्स के लिए मूवमेंट के लिए उन्हें पैसेज भी प्रोवाइड करता है। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल से माइटोसिस का स्पिंडल यानी माइटोटिक स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर बनाने में ये हेल्प आउट करता है। सिलिया और फ्लैजेला भी बनते हैं। अब ये स्ट्रक्चर होते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला जो सेल्स के बाहर प्रोजेक्शंस की फॉर्म में होते हैं और ये मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोफिलामेंट्स। जब हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत बारीक होते हैं। अच्छा, उनके कंपैरिजन में डायमीटर का कंपैरिजन कर रहा है, कहता है ये क्या उसे कहते हैं, थिन होते हैं, उनसे क्या डायमीटर कम होता है। ये सिकुड़ने वाली प्रोटीन यानी एक्टिन से बने होते हैं, मैं आपको शो करता हूँ। दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स। क्लियर? अब ये उनसे थिन है और इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इनके अंदर प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन प्रोटीन। क्लियर? ये सेल की हरकत में मदद देते हैं, मसलन वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है, देखो हमारा जो ब्लड है ना एक टिश्यू है, उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट्स हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और ब्लड प्लाज्मा है। हर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इनमें जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं? अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन से जो बाहर से पैथोजेंस आते हैं, जर्म्स आते हैं, उनके अगेंस्ट हमें लड़ने में हेल्प आउट करते हैं। और मसल सेल्स का सिकुड़ना, और मसल सेल की जो क्या से कहते हैं कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? और मैं आपको बता दूं, वैसे हमारे बॉडी के अंदर तो तीन टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। ये बात करें स्केलेटल मसल्स की। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं, मोस्टली स्केलेटल सेल्स की बात कर रहे हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट जो आपको ग्रीन से कलर के नजर आएंगे। अच्छा, इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो डायमीटर है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के इन बिटवीन है, दोनों के दरमियान में, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर? ओके, स्लाकनुमा होते हैं, ये कैराटिन एंड वेमेंटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। दो प्रोटीन्स हैं, वन इज द कैराटिन, अदर इज द वेमेंटिन प्रोटीन। ये फिलामेंट्स न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स को सहारा देते हैं। ये क्या हो सकते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान जंक्शन भी बनाते हैं, तो सेल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है ना, जो क्या हो कहते हैं, मगर जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके दरमियान जंक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक बच्चे ये डायग्राम है। और जो आपका ये है ना साइटोस्केलेटन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इन तीनों को ना अच्छे से देख लेंगे, इनकी कंपोजिशन भी देख लेगा और यहाँ पे एमसीक्यू भी निकल सकते हैं। क्लियर? तो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।